हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्व पेपर और सॉल्यूशंस पढ़ेंगे आज जून 22 पेपर के फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग बहुत सिंपल और इजी दिए हुए। कौन सा विटामिन के का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। पेंटोज 5 कार्बन शुगर कौन सी है, राइबोस। ऐसे नोट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट बीट को ओरिजिन करना। मैल्फिजियन ट्यूब जो है वो इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। और गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स लिवर के थ्रू होती है, बाइल जूस के थ्रू, बट वो टेम्परेरली स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन है। द फर्स्ट वन इज फेरोमोन। फेरोमोन क्या होते हैं? फेरोमोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एनिमल बिहेवियर के बारे में बताते हैं। सो फेरोमोन इज अ केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय एन एनिमल इनटू इट्स सराउंडिंग्स विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। जो एक एनिमल फेरोमोन्स रिलीज करेगा उससे दूसरे एनिमल्स का बिहेवियर और डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सेम स्पीशीज़ में। एंड आर सीन टू बी इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग अट्रैक्शन ऑफ सेक्सेस, तो मीटिंग के लिए, मेड चॉइस, ट्रेल फॉलोइंग, टेरिटरी मार्क करने के लिए, डायरेक्टिंग अदर मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज टुवर्ड फूड सोर्स को मार्क करने के लिए। तो ये जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं, चाहे वो यूजुअली पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में देखने के लिए मिले या डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स में हमें देखने के लिए मिले, तो ये किसकी वजह से होती है? देयर आर केमिकल्स नोन एज फेरोमोन्स। नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम रेफर करता है वॉल्यूम ऑफ एयर को। तो ये हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। जब हम एयर एक्सेल आउट कर देते हैं उसके बाद भी द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट इन आवर लंग्स इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। अगर हमने फोर्सफुल मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर दिया उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी लंग्स में रह जाती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, एंड इट इज़ 1200 ml। द थर्ड थिंग इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स को हम शॉर्ट में एओज बोल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, द वर्ड इट सेल्फ सजेस्ट कि एंटी मीन्स अगेंस्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीजन। तो वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स जो ऑक्सीजनेट होने से, ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। द टर्म एंटीऑक्सीडेंट was used for the first time in 1920 to denote any substance that fight against rust or any form of oxidations. AOs can interact and terminate the cascade mechanism। जो series of oxidation mechanism होते हैं ये उनको ब्रेक करता है, उनको रोकता है। टू मिनिमाइज द डैमेज कॉज बाय एफ आर्स होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स बेटा बेसिकली कॉज करते हैं ऑक्सीडेशन। ज़्यादातर फ्री रेडिकल्स की वजह से ही ऑक्सीडेशन होती है। सो दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है, अननेसेसरी ऑक्सीडेशन जो होती है, या हर जगह पे अगर ऑक्सीडेशन होने लगी तो दैट इज़ अ हार्मफुल प्रोसेस दैट कैन डैमेज आवर बॉडी एंड आवर ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज असेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हम सबको पता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब है वो अमीनो एसिड्स जो हमारे लिए असेंशियल है। असेंशियल कौन से? असेंशियल वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। द अमीनो एसिड्स दैट आर नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी and have to be supplied through diet are known as essential amino acids. Few of the examples are lysine, tryptophan, phenylalanine, leucine and isoleucine. द नेक्स्ट थिंग इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हमारी किडनीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारी किडनीज़ जो है वो हेल्प करती हैं हमारी बॉडी के अंदर वाटर और आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। सो द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर बाय मेंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड आयन्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर, सॉल्ट्स, आयन का कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना एक नॉर्मल लेवल पे is osmoregulation. To survive, an animal must maintain normal volume and composition of extracellular fluid as well as intracellular fluid. हमें प्रॉपरली सर्वाइव करने के लिए, हमें होता है ना बहुत बार हम धूप में गए, हमने पानी कम पिया, डिहाइड्रेट हो गए, या हम फास्टिंग पे शुगर सॉल्ट्स वगैरह प्रॉपर नहीं ले रहे, डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो वो डिहाइड्रेशन वगैरह क्या है, वो ओवरऑल हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाएगी, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करेगी। तो देयर इज़ अ नेसेसिटी कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है लाइक ब्लड एंड लिम्फ, या जो हमारा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, इनका बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना है। इसमें वाटर और आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है, एंड दिस प्रोसेस इज ऑस्मो रेगुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो दो शॉर्ट नोट्स हैं। द फर्स्ट वन इज बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट बेसिकली हमें देखने के लिए मिलता है रेस्पिरेशन पे। अगर आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है बेसिकली वो ऐसे सिग्मॉइड शेप होते हैं। इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कब होती है। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर एसिड्स इन द ब्लड लोअर द पीएच ऑफ द प्लाज्मा। हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स की वजह से, या अगर हम CO2 इंटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो पीएच है वो कम होने लग जाएगा। और जैसे ही पीएच कम होना मतलब कि एसिडिक कंडीशन क्रिएट होना। अगर हमारी बॉडी में एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी ना तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो एसिडिक कंडीशन की वजह से ये जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड। मतलब नॉर्मली ये यहाँ होता है बट देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड।
At higher carbon dioxide concentration, more oxygen is unloaded at any given oxygen pressure. हमारी बॉडी में क्या होता है, CO2 की एफिनिटी ना ज़्यादा होती है, मतलब CO2 की वजह से जो प्रॉब्लम होती है हमारी, हम यहाँ आगे भी पढ़ेंगे, देयर इज़ वन क्वेश्चन इन अनदर पेपर कि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो CO2 के लिए ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। तो दो अगर मान लो ऑक्सीजन सफिशिएंट है लेकिन फिर भी अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारा जो रेस्पिरेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो अनलोड होना शुरू हो जाएगा। मतलब नॉर्मली हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं बनेगा। is unloaded at any given pressure. This effect is known as Bohr effect, after the Danish scientist who first described it. Therefore, as CO2 enters the blood from respiring tissues, it encourages the release of more oxygen. जैसे ही हमारी बॉडी में CO2 जाता है, ब्लड के अंदर CO2 जाता है, तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड हुआ होता है उसको छोड़ देता है और CO2 के साथ बाइंड हो जाता है। The blood from respiring tissues, it encourages the release of more oxygen. This is an important characteristic because it allows more oxygen to be released to the tissues which is in need. तो ये तो चलो, ये तो गुड पॉइंट है। क्यों, देखो अब ये है हमारी ब्लड वेसल, इसके अंदर थे RBCs जिनके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड था। यहाँ पे पहुँचे किसी एक टिश्यू के पास, ठीक है, टिश्यू से CO2 गई ब्लड के अंदर। अब जब टिश्यू से ब्लड के अंदर CO2 गई तो क्या हुआ, ये हीमोग्लोबिन जो थे इसने ऑक्सीजन के साथ जो अपना बॉन्ड था वो ब्रेक कर दिया, मतलब अनलोड कर दिया। तो विच इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि अब जब ये ऑक्सीजन अनलोड होगी तो ऑक्सीजन इधर चली जाएगी, CO2 बाहर आ जाएगी। तो नॉर्मल प्रोसेसिंग में अगर हम देखें तो CO2 अगर ब्लड के पास आएगा तो वो ऑक्सीजन को अनलोड करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हीमोग्लोबिन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं करेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं करेगा, विच इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। सो बेसिकली वी नीड कि जो CO2 का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। This is an important characteristic because it allows more oxygen to be released to the tissues when when they need it the most. More oxygen is loaded in the lungs and more is unloaded in the tissues as a result of Bohr effect. Then would be the case if only diffusion along the concentration gradient was responsible. तो basically Bohr effect की वजह से क्या होगा कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ज़्यादा अनलोडिंग होनी शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डिपिक्ट्स परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट डिफरेंट प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से हमें क्या पता चलता है कि कितना परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन बन रहा है, कितना परसेंट पे सैचुरेशन हो रहा है अलग अलग ऑक्सीजन के प्रेशर पे। CO2 pH टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ब्लड इन्फ्लुएंस दिस कर्व। फॉल इन pH मतलब एसिडिक करेक्टर जब होगा तो ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन विल डिक्रीज। अगर pH डिक्रीज होगा, अगर pH कम होगा मतलब कि अगर एसिडिक pH की तरफ शिफ्ट होगा तो जो ऑक्सीजन एफिनिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज बोहर इफेक्ट। डिक्रीज एफिनिटी कॉजेज अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। डिक्रीज एफिनिटी की वजह से उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, अनलोडिंग। So the next question is urea cycle. We have already discussed urea cycle in a separate video. I'll put the link in the description. The next question are difference between the following. तो हमें अलग अलग difference करने हैं. The first one is allosteric enzymes and isoenzymes. This is very interesting. Some enzymes may have two functionally different binding sites. One of the site, the active site, bind the substrate and catalyzes the reaction. The other is known as the allosteric or regulatory site. Basically क्या होता है, अगर मान लो कि कोई एक एंजाइम है, उसके पास दो बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है, एक बाइंडिंग साइट ये रही, एक ये रही। एक ये वाली जो फर्स्ट वाली बाइंडिंग साइट है ये तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी, ठीक है, और दूसरी जो बाइंडिंग साइट है वो एक रेगुलेटरी साइट है, वो किसी एक इफेक्टर और दूसरे मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी, किसी सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी। अब नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम का काम होता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना, तो मेन जो साइट है वो कौन सी, एक्टिव साइट जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी। लेकिन कभी कभी ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है, जो दूसरा मॉलिक्यूल जो दूसरी साइट पे आके बाइंड कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना अच्छा बनेगा या कितना नहीं। कई कई केसेस में ये जो मॉलिक्यूल है, जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है, वो एक्टिव साइट के अंदर ऐसे चेंजेस करता है कि वो सबस्ट्रेट के साथ बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड बनाए। उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्टर्स। कई इफेक्टर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब वो यहाँ के बाइंड करेंगे तो इस एक्टिव साइट को डिस्टॉर्ट कर देंगे या इस तरीके से चेंज कर देंगे कि अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ना कर सके। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे नेगेटिव इफेक्टर्स। तो बेसिकली अगर एक एंजाइम की दो साइट्स हैं तो एक तो एक्टिव साइट विच इज़ मेंट टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट ओनली एंड द सेकेंड वन विल बी द एलोस्टेरिक साइट, और वहाँ पे जो एंजाइम बाइंड होता है वो होता है एलोस्टेरिक एंजाइम्स. So some enzyme may have two functionally different binding sites. One of the site is the active site, binds with the substrate and catalyzes the reaction. The other site is the allosteric or the regulatory site, binds another molecule called the effector or the modulator.
Such enzymes are known as allosteric enzymes. These enzymes are oligomeric in nature, मतलब ये एक से ज़्यादा सब यूनिट से बने होते हैं. The active site and allosteric site may be located on the same सब यूनिट. एक ही यूनिट पे हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये एंजाइम दो यूनिट से बना हुआ है, तो एक साइट यहाँ पे है और दूसरी साइट यहाँ पे है. ये भी हो सकता है कि वो साइट जो है वो अलग अलग सब यूनिट पे प्रेजेंट हो. एंड द कॉन्फर्मेशनल चेंजेस कॉज बाय बाइंडिंग आर ट्रांसमिटेड बिटवीन सब यूनिट्स. Effector molecules are of two types: positive effectors that activate या enhances the enzyme activity, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इफेक्टर्स आर नेगेटिव इफेक्टर्स जो इनहिबिट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को. मतलब अगर वो एलोस्टेरिक साइट पे इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो वो एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने नहीं देगा और उस रिएक्शन को होने नहीं देगा. सो दिस इज हाउ एलोस्टेरिक एंजाइम इन्फ्लुएंस द कैटालिटिक एक्टिविटी. द नेक्स्ट कैटेगरी इज आइसो एंजाइम. आइसो एंजाइम का मतलब होता है अगर एक ही एंजाइम डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है. कुछ एंजाइम्स होते हैं जो 3 to 4 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम्स को बोलते हैं आइसो एंजाइम्स. सेवरल एंजाइम्स exist in their multiple forms termed as isoenzymes or isozymes. These enzymes are not isomers. ये isomers नहीं है. All isoenzymes forms of a given enzyme catalyze the same reaction but are chemically distinct molecules. ये same reaction को catalyze करते हैं लेकिन इनके chemical molecule में chemical composition में थोड़ा सा फ़र्क होता है. They may differ in amino acid composition, amino acid sequence, charge, molecular weight, etc. They usually differ in one or more kinetic properties such as Km, Vmax for their substrate. तो इनके जो काइनेमेटिक्स होते हैं वो कभी कभी अलग होते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस. एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सली अकरिंग आइसोएंजाइम, एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट आइसोएंजाइम का एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो 5 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. M4 जहाँ पे 4 M यूनिट सेम यूनिट्स अटैच्ड हैं, M3H, M2H2, MH3 एंड H4. Each of these isoenzyme is a tetramer made up of 4 polypeptide units. 4 यूनिट से बना हुआ है. अब M4 में क्या होगा, चारों M के यूनिट्स है. M3H में क्या होगा, 3 यूनिट्स M के और 1 यूनिट H के. These subunits are two types and occur in different combination in the isozymes. There are two types of subunits named as M and H depending upon their location, muscle and हाँ. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइसोएंजाइम का एग्जांपल याद रखना है. द एग्जांपल इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और उसके कितने आइसोजाइम्स प्रेजेंट है, 5 डिफरेंट फॉर्म्स आर प्रेजेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस. एक हल्का सा इंट्रो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन होता क्या है. ये सबको पता होगा कि अब अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड दिस हैपन्स इन लिवर. तो हमारा जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता जा रहा है, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. और अगर हमारी बॉडी में शुगर का लेवल लो रहा है तो हमारी बॉडी में से जो ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाने लग जाएगा, ग्लूकोज. तो ग्लाइकोजन का बनना इज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस. सो सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस को. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस. इन एनिमल्स ग्लाइकोजन इज synthesized in almost all the tissue, but the most important sites are liver and muscles. The process of synthesis of glycogen from glucose is glycogenesis. The first step in glycogenesis is the synthesis of activated donor UDP glucose from glucose 1 phosphate. तो बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो चेंज होता है किसमें, UDP ग्लूकोज में. और यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है, UTP से. और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज. तो एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व है पायरोफॉस्फोराइलेज. ग्लाइकोजेनेसिस दैट मीन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम ग्लूकोज सिंथेस विच एड्स ग्लूकोज रेसिड्यूज टू अ प्राइमर ऑफ एटलीस्ट 8 ग्लूकोज रेसिड्यूज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ग्लूकोज को ज्वाइन करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है जो बना हुआ है बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से. तो यहाँ पे 8 यूनिट्स को, 8 ग्लूकोज रेसिड्यूज को वो ज्वाइन करता है प्राइमर के साथ. कौन सी लिंकेज से, अल्फा 1,4 लिंकेज से. सिंथेसाइज बाय एन ऑटो कैटालिटिक प्रोटीन ग्लाइकोजन. इट इज स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन. ये जो रिएक्शन है वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है, इंसुलिन की वजह से. हमें पता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज ज़्यादा होता है इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल. तो वो हाई ब्लड शुगर लेवल के रिस्पॉन्स में इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में. अब अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस में, तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. उससे बन रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फिर वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होगा. इट इज़ इनिशिएटेड बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. ये रिएक्शन इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, ग्लाइकोजन 5 phosphorylase enzyme से. It catalyzes phosphorylated cleavage from non-reducing end until 4 glucose residues remain on the either side of the branching point. जब ये ब्रेक डाउन होता है तब ये उस पॉइंट तक ब्रेक डाउन होता रहता है जब तक ब्रांचिंग पॉइंट की, क्योंकि इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो अगर ब्रांचिंग पॉइंट के जब तक दोनों तरफ 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं तब तक ये ब्रेक डाउन होता रहता है. द स्ट्रक्चर सो फॉर्म इज कॉल्ड डेक्स्ट्रिन. द एंजाइम इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट. ये एंजाइम जो है वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे डिपेंड
अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो इसका पूरा एक साइकिल है, दोनों जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल थोड़े बहुत रिवर्सिबल है, एंजाइम डिफरेंट है लेकिन साइड सेम ही है, बेसिकली लिवर में ही बोथ थिंग्स आर हैपनिंग। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हम सबको पता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उसके अंदर सेल सस्पेंडेड होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमें याद करना जरूरी है कि कौन से सेल्स कितने परसेंट में या कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो ब्लड इज प्रेजेंट विच इज अ कॉम्प्लेक्स लिक्विड टिश्यू कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स और कॉर्पसल्स। द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये जो भी सेल्स उसके अंदर है वो है आरबीसीज जिनको एराथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। पैक्ड मास ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड ऑलमोस्ट क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। तो अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें ना, प्लाज्मा हो जाता है नियरली 55% और जितने भी सेल्स हैं वो मिला के बन जाते हैं 45%। ठीक है जी। प्लाज्मा कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ आयन, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जितने भी हमारे कोआगुलेटिंग फैक्टर्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो फिब्रिनोजन ट्रैक्शन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। द टोटल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इज अराउंड 7% ओनली। द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ऑफ 3 टाइप। प्लाज्मा की प्रोटीन बेसिकली 3 टाइप के हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। उसमें से एल्बुमिन सबसे ज़्यादा विच इज़ 4%, ग्लोबुलिन 2.7% और सबसे कम है फिब्रिनोजन। एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजन जो है उनकी प्रोडक्शन, उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, लिवर में। सो दिस वाज अबाउट प्लाज्मा। सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इंक्लूड रेड कॉर्पसल्स जिनको हम इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वाइट कॉर्पसल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इराइथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर ए न्यूक्लिएटेड सेल्स, मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, विच परफॉर्म मोस्ट ऑफ देयर फंक्शंस विद इन द ब्लड। ये बेसिकली ब्लड के अंदर ही रहते हैं, कभी भी ब्लड से निकल के माइग्रेट होकर कहीं नहीं जाते। हाँ, प्लेटलेट जाते हैं इंजरी के टाइम पे ब्लड से निकल के, वैसे तो ब्लड के साथ ही, बट फिर भी ये साइट ऑफ इंजरी तक जाके क्लॉट्स बनाते हैं। ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, मतलब कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है। 5 टाइप के न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अगर हम इनका कॉम्पोजिशन देखें, बेसिकली हमने ब्लड के अंदर कॉम्पोजिशन अगर देखें, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह। ये कॉम्पोजिशन किसका है, ब्लड प्लाज्मा का। प्लाज्मा के अंदर 90% जो है वो वाटर है, बहुत कम अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है। और हमने पढ़ लिया प्रोटीन्स कितने प्रेजेंट है, 7%। 7% में से एल्बुमिन 4, ग्लोबुलिन 2.7 और जो फिब्रिनोजन का फ्रैक्शन होता है वो 0.3, ग्लूकोज वगैरह 2% और वेस्ट मटीरियल बहुत ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, मतलब सेल्स के बारे में, तो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी आपको शेप, नंबर्स वगैरह जितना आप मैक्सिमम लर्न कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आरबीसी की जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव शेप होती है, ए न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएट नहीं होते। नियरली 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में वी हैव 4 to 6 मिलियंस ऑफ आरबीसीज और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इनका 100 to 120 डेज होते हैं। ल्यूकोसाइट्स स्फेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनका नंबर हमारी बॉडी में 4 to 11,000 के बीच में वेरी करता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट्स को हम कैटेगराइज करते हैं 2 में, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स वो होंगे जिनमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ग्रैन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, लाइक लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब होता है, मतलब 3 to 5 लोब न्यूक्लियस होता है। और इसका जो, अगर आप नंबर ना याद करो, परसेंटेज याद करो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और इनका फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का फैगोसाइटोसिस करना। ईओसिनोफिल का बाइलोब न्यूक्लियस है। इसका साइटोप्लाज्म का अगर आप न्यूट्रोफिल का कलर देखोगे तो ब्लूइश साइटोप्लाज्म है, मतलब बेसिक साइटोप्लाज्म, और इसका जो है वो एसिडिक है, रेडिश साइटोप्लाज्म है। फिर बेसोफिल में भी न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, लेकिन बेसोफिल्स का जो नंबर होता है ना वो बहुत कम होता है। अगर आप बेसोफिल्स देखो तो नियरली 1% या उससे भी कम होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पे। लिम्फोसाइट्स होते हैं वो, उनका न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, राउंड न्यूक्लियस होते हैं। इनका साइज़ बेसिकली स्मॉल होता है, 5 माइक्रोमीटर के अराउंड इनका साइज़ है। और नेक्स्ट है हमारे मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट सेल हैं डब्ल्यूबीसीज में से, 12 to 24 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 3 to 8%। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो यू शेप्ड होता है और साइटोप्लाज्म इज ग्रेइश ब्लू। साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रेइश ब्लू होता है। द नेक्स्ट वन आर प्लेटलेट अमंग ऑल द सेल सबसे छोटे। अगर हम बात करें ना, सबसे छोटे सेल्स हैं प्लेटलेट से बड़े होते हैं इराइथ्रोसाइट्स से बड़े हो जाते हैं ल्यूकोसाइट्स। लेकिन हाँ, आरबीसी से छोटे एक डब्ल्यूबीसीज हो सकते हैं जो होते हैं लिम्फोसाइट्स। तो अदरवाइज सारे डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो आरबीसी से बड़े होते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बेसिकली फ्रैगमेंट होते हैं, स्टेन्ड होते हैं डार्क पर्पल कलर के, और इनका अमाउंट होता है नियरली 1.5 to 4 लाख इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। The next question is which hormones are secreted by the pancreas and explain their functions.
आई गेस देर इज़ अ कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में भी इस आंसर में हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। तो पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले एंजाइम्स और उनके फंक्शन को देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड एंट्री ऑफ एसिडिक काइम इनटू दुओडेनम ट्रिगर द सीसीके, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू सिक्रीट हार्मोन। तो बेसिकली क्या होता है कि जब काइम जो है एसिडिक जो फूड है, जो स्टमक से फूड निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है, और तब पैनक्रियाज भी हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करके स्मॉल इंटेस्टाइन में से पोर करना शुरू कर देते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंटर द डिओडेनम इन रिस्पॉन्स टू द सिक्रीशन ऑफ सीसीके। तो सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह की सिक्रीशन की वजह से पैनक्रियाज के एंजाइम्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दैट एक्ट ऑन द काइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन हो रही है, और मैक्सिमम डाइजेशन पे यहाँ पे एक मेजर रोल पैनक्रियाज का भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंजाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम कर रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, पैनक्रियाज से आए हैं, थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में आ जाते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लाइपेज जो ब्रेक डाउन करता है फैट को। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे न्यूक्लियसेस प्रेजेंट है जो आरएनए डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। Proteolytic enzymes, proteases which break apart large protein complexes, and peptidases which break small peptide chains into small individual amino acid. Amylase जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को, जैसे कि अल्फा माइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है, बट ये सलाइवरी माइलेज के सिमिलर होता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक डाउन करेगा फैट को, लेकिन वो फैट जो ऑलरेडी बाइल जूस के थ्रू इमल्सिफाइड हो चुके हैं। न्यूक्लियसेस ब्रेक डाउन करता है आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लियोटाइड्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ न्यूक्लियसेस आर फर्दर डाइजेस्टेड बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियोसाइडेसेस। तो ये जब ब्रेक डाउन होगा आरएनए डीएनए तो बनेंगे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स, और वो न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर डाइजेस्ट होंगे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के थ्रू, विच आर न्यूक्लियोसाइडेसेस एंड फॉस्फेटेसेस, और ब्रेक डाउन होकर बन जाएंगे पेंटोज, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। द प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन also occur in the duodenum of the small intestine. Pancreatic enzyme amylase digests those starches that have not already been broken down in the stomach. अब तक जिन कार्बोहाइड्रेट्स की जिन स्टार्च की डाइजेशन नहीं हुई थी उनको डाइजेस्ट कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। बोथ pancreatic amylase act on both glycogen and starch. It has no effect on other polysaccharide called cellulose. ये cellulose को डाइजेस्ट नहीं करता, रफेज को डाइजेस्ट नहीं करता, बट ये ग्लाइकोजन और स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। फैट्स की डाइजेशन की बात करेंगे तो फैट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड आर ऑल्सो डाइजेस्टेड प्राइमरली इन डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ ट्राइग्लिसराइड्स आर इमल्सिफाइड। फैट्स में क्या होता है, सबसे पहले फैट्स की इमल्सिफिकेशन होती है, एंड दैट इमल्सिफिकेशन इज डन बाय बाइल जूस। जब ये इमल्सिफिकेशन हो जाती है तो इमल्सिफाइड फैट्स को बाद में ब्रेक डाउन करते हैं कौन सा एंजाइम, लाइपेज। सो बाइल सिक्रीशन बिफोर पैनक्रियाटिक लाइपेजेस क्लीव देम इनटू फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड, और फिर उसके बाद ये डिफ्यूज होकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। सो दिस वाज अबाउट द एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ केएम एंड बीमैक्स इन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस। अगर आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, आई विल ऑल्सो पुट द वीडियो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने पूरा एंजाइम और एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा है। तो जब हम प्लॉट करते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन की, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में कितनी ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, सो दैट इज केएम एंड वीमैक्स, माइकलिस मेंटन ग्राफ भी इसको बोलते हैं। Km or Michaelis constant is defined as the substrate concentration which allows the enzyme to achieve half of maximum velocity. कितना substrate ऐड करने पे, कितनी वॉल्यूम ऑफ substrate जो है वो ऐड करने पे enzyme जो है वो अपनी maximum velocity के हाफ तक पहुँचेगा। Moreover, Michaelis constant has the units of concentration but it is independent of the enzyme and substrate concentration. ये enzyme की और substrate की concentration पे डिपेंड नहीं करता। Km measures inverse of affinity. The substrate concentration needed to transfer half of the enzyme molecule to enzyme substrate complex denotes the affinity of enzyme for the substrate. कितनी substrate की concentration ऐड करने पे enzyme और substrate combine होकर ES complex बना रहे हैं, ये denote करता है उसकी enzyme की affinity को। Low values of Km denote the high affinity. अगर हमने substrate अभी बहुत कम डाला है लेकिन फिर भी ES complex बन रहा है तो इसका मतलब enzyme जो है वो highly efficient है, उसकी हाई एफिनिटी है टुवर्ड सबस्ट्रेट, तभी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के साथ भी इजीली बाइंड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड हाई वैल्यूज़ ऑफ केएम, अगर हम ज़्यादा वैल्यू डाल रहे हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डाल रहे हैं सबस्ट्रेट की, तो और उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंजाइम की जो एफिनिटी है वो पुअर है टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट। बोथ केएम एंड वीमैक्स आर काइनेटिक पैरामीटर्स। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द एंजाइम इज फुल्ली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा अपनी हाईएस्ट पीक पे कब होगा, जब सारे एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ कवर हो जाएगी, जितने भी एंजाइम की बाइंडिंग साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगी, उस टाइम पे जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी।
द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. हमने फैटी एसिड की सिंथेसिस और उसकी ऑक्सीडेशन करी हुई है. आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ई टी एस. ई टी एस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दोनों पेपर्स उठा के देखो तो देर आर सर्टेन क्वेश्चन. यूरिया साइकिल दोनों में आपको मिलेगा, ई टी एस दोनों में आपको मिलेगा, आई एस फैटी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दोनों पेपर में मिलेंगे. सो ऑल दीज 3 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आपको ई टी एस के फंक्शंस और ई टी एस का पूरा जो मैकेनिज्म होता है, दैट ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ लूप ऑफ हेनले इन यूरिन फॉर्मेशन. अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें तो लूप ऑफ हेनले बेसिकली है क्या? किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन. और नेफ्रॉन की जो थिकनेस होती है वो अलग होती है. जैसे दिस इज द ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल बन रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, एंड दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज द लूप ऑफ हेनले. अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपको दिखेगा कि लूप ऑफ हेनले की जो थिकनेस है ये डिसेंडिंग कॉलम है और ये असेंडिंग कॉलम है. डिसेंडिंग कॉलम में भी इसकी थिकनेस ऊपर से ही थिक है और नीचे से ही थिन है, और यहाँ पे भी इधर थिन है इधर थिक है. यहाँ पे जो इसकी परमेबिलिटी है ना वो वेरी करती है कि कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ें क्रॉस कर सकती हैं, प्लस कितनी क्रॉस कर सकती हैं. सो ऑल दैट डिसाइड्स द योर इन्फॉर्मेशन. सो अगर हम बात करें, द लूप ऑफ हेनले कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन: थिन डिसेंडिंग लूप, थिन असेंडिंग लिम्ब एंड थिक डिसेंडिंग लिम्ब. थिक असेंडिंग लिम्ब तो हम बात कर रहे हैं पतली वाली डिसेंडिंग लिम्ब, पतली वाली असेंडिंग लिम्ब और मोटी वाली असेंडिंग लिम्ब के बारे में. ठीक है. द थिन एंड थिक असेंडिंग लिम्स डिफर इन थिकनेस ऑफ देयर वॉल्स. जो थिन और थिक असेंडिंग लिम्स है, असेंडिंग वाली लिम्ब जो नीचे थिन है और ऊपर थिक है, वो वेरी किस में कर रही है? थिकनेस पे. आयन ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट इन ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स एज द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्यूट्स. डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल किसके है? वाटर के. मतलब वो किसको अलाउ कर रही है मूव आउट करने के लिए? वाटर को. वेयर एज जो असेंडिंग लिम्ब है जब वहाँ से फिल्ट्रेट पास करेगा तो सिर्फ सॉल्यूट्स बाहर आएंगे. अगर आप इस पिक्चर में देखो तो यहाँ पे हमें बाहर आता हुआ सिर्फ वाटर दिख रहा है, बिकॉज जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के परमिएबल है, वेयर एज जो असेंडिंग लिम्ब है वो सॉल्यूट्स को परमिएट करेगी बाहर जाने के. लूप ऑफ हेनले एक्ट एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म. तो ये काउंटर करंट सिस्टम है. काउंटर क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट दोनों लिम्ब्स काम कर रही हैं. This means that loop of Henle set up an osmotic gradient exchanging water and solute between the cells of different region of the loops as it goes down from the cortex to the medulla. तो जैसे क्योंकि यहाँ तक आपको मार्क करा हुआ है ये बेसिकली है कॉर्टेक्स रीजन, नीचे 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 आ रही है मेडुला रीजन. तो कॉर्टेक्स टू मेडुला रीजन में जब ये फिल्टरेट मूव कर रहा है, जब ये फिल्टरेट ट्रैवल कर रहा है तो कहीं पे वाटर रिलीज हो रहा है, कहीं पे सॉल्यूट रिलीज होकर कहाँ जा रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, दूसरे फ्लूइड्स में जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी, इसकी जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रही है. This means that loop of Henle sets up osmotic gradient exchanging water and solute between the cells of different region of the loop as it goes from cortex to medulla. As a result, water is reabsorbed from the tubular fluid and concentrated urine is produced. तो at the end क्या होगा? tubular fluid से जो water है वो reabsorb हो जाएगा और जो concentrated urine है वो produce होगा. The 3 segments have different characteristics that enable counter current multiplication. The thin ascending limb is passively permeable to water. जो thin descending limb है वो permeable किसके है? water के, but almost impermeable to solute. As the loop of Henle enters into the medulla region, the surrounding fluid is rich in salt concentration because of the reabsorption of salt from the ascending limb of the loop of Henle. This increases the concentration of solutes within the interstitial space and causing the water to move down the concentration gradient until the descending limb. तो बेसिकली हो क्या रहा है? अगर आप यहाँ पे ना बहुत सारा ब्लड नेटवर्क भी होता है. मतलब इसकी अगर आप दूसरी डायग्राम देखो, दे आर रिचली कनेक्टेड विद, दे आर रिचली एनक्लोज विद. यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं. तो अब क्या है, इधर से जो सॉल्ट था, अगर आपको यहाँ पे नज़र आओ, यहाँ से जो सॉल्ट था वो सारा कहाँ जा रहा है? उन ब्लड वेसल के अंदर. तो उन ब्लड वेसल के अंदर सॉल्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ईजिली वाटर जो है वो उन ट्यूब्स के अंदर एंटर हो जाएगा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. और ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के परमेबल है, ये ईजिली वाटर को मूव आउट करेगी, अलाउ करेगी. और यहाँ पे अलाउ होने के 2 रीजन हो गए. एक तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के परमेबल है, दूसरा रीज़न कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है. वाटर विल ईजिली मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन सिंस इन ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, तो वाटर विल ईजिली मूव डाउन द कॉन्सेंट्रेशन gradient until the concentration within the descending limb and the interstitial space have equilibrated.
इन अदर वर्ड्स वी कैन से ट्यूबुलर फ्लूइड बिकम स्टेडली मोर कॉन्सेंट्रेटेड और हाइपरटोनिक। तो जो ट्यूब के अंदर, जो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो ट्यूब है वो जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे करके हाइपरटोनिक बन रहा है, क्योंकि वाटर उसमें से बाहर निकलता जा रहा है। दैट मीन्स उसके अंदर, अब उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या हो रहा है, सोल्यूट बच रहे हैं। वंस इट बिगिंस टू फ्लो अप द सेनिंग लिव इट स्टॉप लूजिंग वाटर। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाना शुरू करेगा वाटर का लॉस बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मेजर देखो, यहाँ पे हमें मेजर नंबर दिए हुए हैं 300, 400, 600, 800, या फिर आप इधर भी नंबर देखो 300, 400, 600, 900, 1200। दैट मीन्स जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि इसके अंदर आयंस या जो सॉल्यूट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वाटर का अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, वाटर तो ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ रहा है। तो जैसे 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 ही नीचे आ रहा है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बाय द टाइम इट रीचेज द टिप ऑफ द हेनले, टिप ऑफ द लूप, इट हैज़ मैक्सिमम concentration of salts and ions present in it. The thin ascending loop membrane is highly permeable to small solutes like sodium ion, chloride ion, moderately permeable to ureas, मतलब कि बहुत जल्दी सोडियम और क्लोराइड तो ईजिली पास करेंगे, यूरिया को थोड़ा टाइम लगेगा, वो उतना ज़्यादा परमिएट नहीं होता, but impermeable to water, which means no more water is lost from this part of the loop. But sodium and chloride move out of the tubular fluid passively and the tubular fluid becomes hypotonic. लेकिन अब धीरे धीरे करके अगर आप यहाँ पे देखो, पहले ये 1200 था, जब ये ऊपर आ रहा है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन वापस कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो सॉल्ट है वो बाहर निकल रहा है, सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर निकल रहे हैं पैसिवली, जिसकी वजह से उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है या उसकी जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्ट सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है। द थिक असेंडिंग लिम्ब एक्टिवली, जो थिन में मूवमेंट हो रही है वो हो रही है पैसिवली, मतलब ये अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं स्पेंड होनी पड़ रही। लेकिन थिक असेंडिंग लूप में जब वो आता है तब जो काम है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मतलब कि जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उन्हें अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चैनल्स है, एटीपीज चैनल, क्लोराइड चैनल्स के थ्रू ये आयंस को पंप आउट कर रहे हैं, या को ट्रांसपोर्टर सिस्टम है जिनके थ्रू ये उन्हें पंप आउट करें। दिस सेगमेंट इज ऑल्सो इम्पर्मिएबल टू वाटर, विच मीन्स दैट वाटर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द लूप। दिस सेगमेंट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द डाइल्यूटिंग सेगमेंट। डाइल्यूटिंग सेगमेंट, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर सपोज मेरे पास कोई शुगर सोल्यूशन है, उसे डाइल्यूट करने का मतलब उसके अंदर पानी और डालना, मतलब किसी तरह उसके जो मिठास है, जो चीनी की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम करना। यहाँ पे भी सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, कैसे? सॉल्ट को बाहर करके। तो इसीलिए जो फिल्ट्रेट है या जो यूरिन है उसको डाइल्यूट करा जा रहा है। Because two sides of the loop of Henle perform opposite function, it acts as countercurrent multiplier. The vasa recta around the loop of Henle acts as the countercurrent exchanger, as the water and salt that move out of the loop quickly diffuses in the network of blood vessels. As I told you कि they are very much enclosed, sorry, they are very much trapped, या मैं बोल सकती हूँ enclosed। यहाँ पे बहुत सारा ब्लड का नेटवर्क होता है इनके आसपास, और उस ब्लड वेसल को हमने नाम दे दिया क्या? वासा रेक्टा। तो यहाँ से जो भी ट्यूब से फ्लूइड निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है इन ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर आप इस पिक्चर में भी देखो तो यू कैन ईजिली सी व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर। फिल्ट्रेट एंटिंग द नेफ्रॉन इज आइसोस्मोटिक टू ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लेकिन जैसे 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 वो आउटर मेडुला में या फिर इनर मेडुला में वाटर मूव्स आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इन डिसेंडिंग लिम्ब अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, जब वो असेंडिंग लिम्ब में, थिन असेंडिंग लिम्ब में एंटर हो रहा है, फिल्ट्रेट रीचेज इट्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद द टाइम इट इज मूविंग अपवर्ड, सोडियम एंड क्लोराइड आर पम्प्ड आउट, दिस इंक्रीजेज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, पर किसकी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, मतलब कि जो नेफ्रॉन्स के बाहर का फ्लूइड है उनकी। फिल्ट्रेट इज एट इट्स मोस्ट डाइल्यूट, फिल्ट्रेट मतलब ये जो अंदर फ्लूइड है ये अपनी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे ही है। एट 100 मिलीऑस्मोलीटर इट इज़ हाइपोस्मोटिक टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो दिस इज हाउ यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करा जाता है, कौन से रीजन में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से रीजन में सॉल्ट, यूरिया या बाकी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही है। With this, we are done with the solutions of June 22 paper. I will definitely put the link of the so-called description which I mentioned in the question. All the best for your exams. Thank you.